हाय एवरीवन, वेलकम टू एजेड क्लासेस। और आज जो हमने प्रीवियस वीडियो में जो टॉपिक कवर किए थे 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है, यानी गति के प्रकार, दूरी तथा विस्थापन, एक समान एवं असमान गतियां एंड चाल तथा वेग। अब जो रेस्ट ऑफ हमारे टॉपिक हैं दो, त्वरण और ग्राफ, उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो, चाल और वेग, यानी चाल में हमने किस किस के बारे में पढ़ा? चाल में हमने पढ़ा तात्क्षणिक चाल के बारे में, और दूसरा एवरेज स्पीड यानी औसत चाल, ठीक है। ऐसे हमने वेग में क्या क्या पढ़ा? तात्क्षणिक वेग और औसत वेग, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है त्वरण, तो त्वरण की हम परिभाषा के बारे में जानेंगे, त्वरण होता क्या है, ठीक है। फिर तात्क्षणिक त्वरण और औसत त्वरण, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा त्वरण। एक्सेलरेशन, ठीक है, त्वरण। त्वरण की सीधी सी एक परिभाषा है कि वेग परिवर्तन की समय दर को क्या बोलते हैं? त्वरण बोलते हैं। वेग परिवर्तन की समय दर को क्या बोलते हैं? त्वरण बोलते हैं। तो हम लिखेंगे वेग परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं, ठीक है। इसे एक्सेलरेशन है, तो किससे प्रदर्शित करेंगे? ए से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब देखो, वेग परिवर्तन है, तो कोई व्यक्ति है, ठीक है, और यहां से उसने चलना प्रारंभ किया, ठीक है। ये उसका पाथ है, पाथ मतलब रास्ता, ठीक है। बिंदु ए और बिंदु बी, ठीक है, यहां से चलना शुरू करता है बिंदु ओ से, ठीक है। अब बिंदु ए पर उसको वेग दे रखा है v1, समय दे रखा है t1। बिंदु बी पर वेग दे रखा है v2, समय दे रखा है t2, ठीक है। यानी कोई व्यक्ति है, ओ से चलना स्टार्ट करता है, ठीक है, ओ से चलना स्टार्ट करता है, फिर उसी पाथ पर यानी उसी दिशा के अनुदेश या सेम पाथ पर एक बिंदु है ए, जहां उस व्यक्ति का वेग कितना दे रखा है v1, समय कितना दे रखा है t1, ठीक है। फिर एक बिंदु है बी, वहां व्यक्ति का वेग दे रखा है v2, समय दे रखा है t2। तो परिभाषा से वेग परिवर्तन की समय दर को क्या बोलते हैं? त्वरण बोलते हैं। इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। तो हम यहां से ए बराबर या फिर त्वरण बराबर क्या लिखेंगे? वेग परिवर्तन, ठीक है। तो वेग परिवर्तन, बिंदु बी पे वेग है v2 माइनस कितना है v1, यानी हमारा वेग में कितना परिवर्तन हुआ है कि बिंदु ए पर वेग v1 था, बिंदु बिंदु बी पर जो वेग है वो कितना है? v2 है। तो अगर परिवर्तन निकाला जाए तो हम कैसे निकालेंगे? डेल्टा बी बराबर v2 माइनस v1, ठीक है, अपॉन समय दर, ठीक है, रेट ऑफ टाइम। तो क्या हो जाएगा? समय कितना था v2 पे? t2, और जब v1 वेग था तब समय कितना था? t1। तो हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। तो ये हमारा ए का फॉर्मूला निकल के आ गया, यानी त्वरण का फॉर्मूला निकल के आ गया। त्वरण बराबर हो गया हमारा डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। अब हम यहां से इसका मात्रक लिखेंगे, तो वेग क्या है? वेग एक सदिश राशि है, ठीक है। ये मैंने आपको पिछली जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें समझाया था। वेग एक सदिश राशि है और चाल एक अदिश राशि है, ठीक है। वेग और समय, फिर मैंने वेग का उसमें आपको एक फॉर्मूला निकलवाया था। वेग बराबर क्या होता था? विस्थापन बट्टे समय, ठीक है। तो वेग का वहां से जो मात्रक था वो क्या निकला था? मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। तो हमने वेग का मात्रक लिख दिया मीटर प्रति सेकेंड बटे समय का मात्रक कितना होता है? सेकेंड, ठीक है, अपॉन 1। मैंने आपको बताया था कि पहले और चौथे का गुणा होता है, दूसरे और तीसरे का गुणा होता है।
तो ये कितना हो जाएगा, मीटर बटे सेकंड इंटू सेकंड, सेकंड स्क्वायर। तो जो हमारा त्वरण का मात्रक है वो क्या निकल के आ गया, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, कैसे निकाला वो मैंने आपको बता दिया। त्वरण की परिभाषा होगी, वेग परिवर्तन की समय दर को क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। ये इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, ए से प्रदर्शित करते हैं। और ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल से इसका फॉर्मूला बता दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम तात्क्षणिक त्वरण। अब तात्क्षणिक त्वरण का मतलब बताया था मैंने आपको, एक इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक है, यानी एक इंस्टेंट टाइम पर जो किसी वस्तु का या किसी व्यक्ति का जो कि गतिमान हो, गतिशील हो, उसका किसी भी एक क्षण पर जो त्वरण होगा उसको हम क्या बोलेंगे, तात्क्षणिक त्वरण बोलेंगे। ठीक है, यानी किसी निश्चित क्षण पर, किसी निश्चित क्षण पर, या हम बोल सकते हैं समय पर। ठीक है, किसी गतिशील वस्तु का त्वरण क्या कहलाता है, तात्क्षणिक त्वरण कहलाता है। ठीक है, किसी निश्चित क्षण पर या समय पर किसी गतिशील वस्तु का त्वरण क्या कहलाता है, तात्क्षणिक त्वरण कहलाता है। अब मान लेते हैं कि हमारा समय कितना है, डेल्टा टी समय पर अगर तात्क्षणिक त्वरण निकालना हो हमें, तो हम क्या निकालेंगे, तात्क्षणिक त्वरण बराबर, तात्क्षणिक त्वरण बराबर लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। यानी एक इंस्टेंट टाइम पर, छोटे से क्षण पर जो क्षण या जो समय हो वो कैसा होना चाहिए, लगभग 0 के बराबर होना चाहिए। लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 का मतलब कुछ नहीं है, सिर्फ इसका मतलब ये है कि जो समय है, जिस समय पे हम उस वस्तु का, उस गतिशील वस्तु का त्वरण या तात्क्षणिक त्वरण निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो उस इंस्टेंट टाइम पर, छोटे से समय पे उसके वेग में परिवर्तन कितना है तथा समयांतराल कितना है। ठीक है, यानी समय में भी चेंज कितना है। ठीक है, तो वही है लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। और अगर हम इसे और छोटा लिखें तो हम लिख सकते हैं डी बी अपॉन डी टी। ठीक, अब हमने यहाँ पे डी बी अपॉन डी टी लिख दिया। डी बी अपॉन डी टी को देखो, अगर आप बी को छुपा लो थोड़ी देर के लिए, आपने यहाँ बी को छुपा लिया तो अब क्या बचा, डी अपॉन डी टी। तो हम कह सकते हैं कि बी का टी के सापेक्ष अवकलन। ठीक है, यानी बी का या वेग का अगर हम टी के सापेक्ष अवकलन कर दें तो क्या निकल के आ जाएगा, हमारा त्वरण निकल के आ जाएगा। ठीक है, देखो यहां से एक फॉर्मूला और निकलता है, जैसे हमें डी बी अपॉन डी टी दे रखा है। ठीक है, देखो यानी एक्चुअली ये दे रखा है डी अपॉन डी टी वी। ठीक है, यानी वी का, यानी वेग का किसके सापेक्ष अवकलन, समय के साथ। ठीक है, समय के साथ अगर इसका हम अवकलन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, त्वरण मिल जाएगा। अब जब मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में वेग के बारे में बताया था, तो वेग बराबर मैंने क्या लिखवाया था आपको, यहां ले लेते हैं। ठीक है, वेग बराबर मैंने बताया था विस्थापन बट्टे समय। विस्थापन कितना होता था, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, यानी ये तो था वेग बराबर विस्थापन बट्टे समय, यानी डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। फिर मैंने उसमें आपको बताया था तात्क्षणिक वेग। तात्क्षणिक वेग का मतलब क्या था, यहाँ पे लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 लग जाता, तो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 लग जाता तो क्या हो जाता, डी एस अपॉन डी टी। ठीक है, यानी टी के सापेक्ष किसका अवकलन, दूरी का। अगर दूरी का हम टी के सापेक्ष अवकलन कर देते तो हमें क्या मिल जाता था, वेग मिल जाता था। तो हम यहाँ ऐसा लिख सकते हैं डी अपॉन डी टी, अब वेग को हम क्या लिख सकते हैं, डी एस अपॉन डी टी। ठीक है, क्लियर हुआ, यानी दूरी का अगर हम 2 बार अवकलन कर दें। ठीक है, देखो दूरी का हम क्या कर रहे थे, 2 बार अवकलन। देखो s का एक बार हमने t के सापेक्ष अवकलन किया, फिर हम उसका t के सापेक्ष एक बार और अवकलन कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, त्वरण मिल जाएगा। ये किसके बराबर है, त्वरण के बराबर है। ठीक है, ये किसके बराबर है, त्वरण के बराबर। क्लियर हो,
तो हम यहाँ से लिख सकते हैं a बराबर हमारा फॉर्मूला क्या आ गया, d²/dt²s, ठीक है, यानी d²s/dt²। क्लियर हुआ? यानी अगर हमें कोई समय ग्राफ वाला वो बना के दे रखा है और उसमें समीकरण दे रखा है एस के पदों में, ठीक है, यानी कोई गतिशील वस्तु है और उसका जो परिवर्तन हो रहा है वो उसका जो आपको समीकरण दे रखा है, मान लो आपको समीकरण दे रखा है s बराबर 5t² - 2at, ठीक है, s बराबर दे रखा है आपको। फिर आपसे कहा जाए कि त्वरण ज्ञात कीजिए, तो त्वरण ज्ञात करने के लिए आप क्या करोगे, जो s है उसका पहले अवकलन करोगे तो आप लिखोगे ds/dt बराबर t के सापेक्ष पहले अवकलन करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, वेग मिल जाएगा। फिर इसका एक बार अवकलन कर दोगे d²s/dt² तो आपको क्या मिल जाएगा, त्वरण मिल जाएगा, ठीक है। तो वही है, हमने क्या किया है, देखो फिर सिंपल से एवं साधारण तरीके से समझते हैं। तात्क्षणिक त्वरण निकाला हमने, यानी एक छोटे से इंस्टेंट टाइम पे, तो हमने लिखा तात्क्षणिक त्वरण बराबर लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 यानी डेल्टा v/डेल्टा t लगभग 0 के बराबर है, अर्थात dv/dt लिख दिया हमने। यानी हम अगर वेग का t के सापेक्ष अवकलन कर दें तो हमें त्वरण मिल जाएगा। फिर मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको पढ़ाया था कि वेग बराबर डेल्टा s/डेल्टा t, जहाँ डेल्टा s क्या होता है, विस्थापन होता है, ठीक है। तो हमने इसको लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 लिखा है, हम यहाँ तात्क्षणिक वेग निकाल रहे हैं, ठीक है। तो तात्क्षणिक वेग बराबर लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा s/डेल्टा t हमने लिख लिया ds/dt के बराबर, ठीक है। सेम वही कहानी ds/dt, यानी अगर हम दूरी का समय के सापेक्ष अवकलन कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, वेग मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमें वेग है तो वेग की जगह हमने क्या किया कि इस वाले जो फॉर्मूला है उसमें जैसे हमें दे रखा था a बराबर dv/dt, हमने इसे ऐसे लिख दिया d/dt ब्रैकेट में v की जगह हमने यहाँ से रख दिया, a बराबर d/dt, v की जगह क्या रख दिया हमने ds/dt, अर्थात हमें पता चला कि a बराबर d²s/dt²। यानी हमें अगर ऐसे t के पदों में कोई समीकरण दे रखा है, s बराबर हमें दे रखा है 5t² - 2at, ठीक है। अब यहाँ पे a मैंने यहाँ पे कोई अननोन नंबर ले रखा है, ठीक है, आप त्वरण मत मान लेना, या फिर आप इसे 2t ही लिख लो, ठीक है। यानी s बराबर है 5t² - 2t। अगर आप इसका एक बार t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, v मिलेगा, यानी वेग मिलेगा। अगर आप इसका दोबारा t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, त्वरण मिलेगा। क्लियर हो? नेक्स्ट आ जाता है हमारा एवरेज एक्सेलरेशन, यानी औसत त्वरण। औसत त्वरण यानी एवरेज एक्सेलरेशन। औसत त्वरण का मतलब है कि जैसे मैंने औसत चाल बताई थी आपको, औसत चाल का फॉर्मूला क्या था, या औसत चाल की परिभाषा क्या थी कि कुल दूरी बटे कुल समय, ठीक है। तो सेम यहाँ पे औसत त्वरण, अब मैंने आपको त्वरण की परिभाषा बताई है, वेग परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं, यानी वेग में जितना भी परिवर्तन होता है समय के साथ उसकी अगर हम कुल क्वांटिटी ले लें तो उसको हम क्या बोलेंगे, एवरेज त्वरण यानी औसत त्वरण। तो हम परिभाषा लिखेंगे, किसी वस्तु का कुल वेग परिवर्तन तथा समय अंतराल के अनुपात को औसत त्वरण कहते हैं, ठीक। ये परिभाषाएं क्या है, आप अपनी देखो, परिभाषा का मतलब आप अपनी लैंग्वेज में लिखना, यानी अपनी भाषा में लिखना, ठीक है। आप अपनी भाषा में अपनी सुविधा के हिसाब से लिख सकते हो। जैसे कि हमारा फॉर्मूला है औसत त्वरण बराबर ए एवरेज, ठीक है, बराबर कुल वेग परिवर्तन। हम मान लेते हैं, मैंने आपको फॉर्मूला था, कुल वेग परिवर्तन हमारा कितना है, v2 - v1 बटे समय अंतराल यानी t2 - t1 डेल्टा v/डेल्टा t। ये हो गया हमारा एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक।
यानी किसी वस्तु का कुल वेग परिवर्तन तथा समयांतराल के अनुपात को क्या बोलते हैं, उसका औसत त्वरण बोलते हैं। तो ये हमारा आ गया डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, मैंने आपको इसके मात्रक के बारे में, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, ये सारा बता दिया। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ग्राफ। अब हम पढ़ेंगे ग्राफ के बारे में। अब ग्राफ, तो ग्राफ हमें कितने, 3 प्रकार के ग्राफ पढ़ने हैं। कौन कौन सा? पहला स्थिति समय ग्राफ, ठीक है, यानी किसी वस्तु की स्थिति और समय के बारे में ग्राफ पढ़ना है। दूसरा वेग समय ग्राफ, ठीक है, वस्तु के वेग और समय के बारे में ग्राफ पढ़ना है। थर्ड त्वरण समय ग्राफ, यानी वस्तु के त्वरण और समय के बारे में ग्राफ पढ़ना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपको एक चित्र प्रदर्शित किया गया है, ठीक है, जिसका ओ क्या है, मूल बिंदु है। एक्स एक्सिस पे हमने क्या माना है, समय, और समय को हमने किस में लिया है, सेकंड में। ठीक है, वाई एक्सिस पे मान लिया है हमने क्या है, विस्थापन है, और विस्थापन को हमने किस में ले लिया है, मीटर में। यानी कहने का मतलब ये है कि वाई एक्सिस पे हमारा विस्थापन है, तो ये 10 मीटर हो गया, ये 20 मीटर, 30 मीटर, 40, 50, 60, 70, 80 तक। ठीक है, और ये सेकंड हो गया, यानी 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड एंड 5 सेकंड। यानी जो हमारा ग्राफ है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है वो हमने क्या किया है, डिवाइड कर रहा है। ठीक है, अब देखो ये क्या है, ये कोई गतिशील वस्तु है और उसकी स्थिति दे रखी है ओ बी। ठीक है, यानी कोई वस्तु है ओ से गति करना प्रारंभ करती है और बी तक पहुंच जाती है। ठीक है, अब देखो ये बी तक पहुंच गई, ये हमारा समय है और ये हमारा क्या है, विस्थापन। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि वस्तु 1 सेकंड बाद कहाँ थी, यहाँ थी। ये वस्तु 1 सेकंड बाद कहाँ पहुंच गई, इस बिंदु पे, और इस बिंदु को हमने मान लिया ए है। ठीक है, तो ए को आप यहाँ देखो मिला लो इसको, और इस पॉइंट को मान लो सी। ठीक है, अब आप देखो त्रिभुज ए बी सी में, ये आपको ऐसा नहीं लग रहा कि एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, अगर आप इसे थीटा मान लोगे, अगर मान लेते हैं हम कि ये थीटा है, ठीक है, तो किसी, अगर इसे थीटा मान लोगे तो थीटा मानने के बाद टेन थीटा लगाओगे तो टेन थीटा में क्या हो जाएगा, लंब बट्टे आधा। ठीक है, वो चीज अभी बताऊंगा कैसे। अब अगर ए बिंदु पे है और आपसे पूछा जाए कि बताइए ए से बी तक वेग कितना है, ठीक है, अगर हम विस्थापन और समय ग्राफ में अगर किसी चीज को कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वेग मिलेगा, क्योंकि वेग बराबर हमारा सूत्र क्या होता है, विस्थापन बट्टे समय। ठीक है, अब ए से बी तक, ठीक है, वस्तु का ए से बी तक वेग। ठीक है, अब ए से बी तक विस्थापन कितना है, तो ए पे देखो, ए पे वेग कितना है इसका 10, और हम मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, क्यों 6, क्योंकि हमारा से 5 सेकंड है और ये कहां तक पहुंच रहा है, 80 मीटर तक। ठीक है, 5 सेकंड में लास्ट 80 मीटर तक पहुंच रहा है, तो हमने इसको डिवाइड कर लिया है 16 के खाने में। ठीक है, 16 32 16 48 64 और 80। ठीक है, अब 1 सेकंड पे, यानी पहली सेकंड पे मान लेते, देखो ए से बी तक वेग। ठीक है, आप इसको यहां से एकदम नॉर्मल तरीके से ले लो। ठीक है, ए से बी तक हमें वेग ज्ञात करना है, तो प्रारंभिक स्थिति कहाँ है, प्रारंभिक स्थिति कितने पर है, 16 मीटर पर। ठीक है, तो प्रारंभिक स्थिति में, प्रारंभिक स्थिति, ठीक है, किसकी, वस्तु की, वस्तु की प्रारंभिक स्थिति कहाँ है, 16 मीटर पे। ठीक है, समय कितना है, कौन सा, प्रारंभिक समय कितना है, 1 सेकंड। अब आ जाओ अंतिम स्थिति, वस्तु की अंतिम स्थिति, अंतिम स्थिति कहाँ है, 80 मीटर पे। ठीक है, समय कितना है, 5 सेकंड। ठीक है, तो हमारे विस्थापन की परिभाषा क्या होती थी, किसी वस्तु के प्रारंभिक तथा अंतिम जो
स्थितियां होती हैं उनके बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है उसे हम क्या बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं। तो वेग बराबर होता है विस्थापन बट्टे समय। तो लगा दो वेग बराबर विस्थापन, अंतिम स्थिति कितने पर है 80 मीटर पे, माइनस प्रारंभिक स्थिति कितने पर है 16 बट्टे समय, अंतिम समय 5, प्रारंभिक 1, तो घटाओ कितना बचा 64 बटे 4, 24 कितना आ गया 16 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, यानी जो वस्तु का वेग है वो कितना निकल के आ गया 16 मीटर प्रति सेकंड। देखो ये एक नॉर्मल है, ये कोई इतना ज़्यादा मतलब कठिन नहीं है। हमारा क्या था कि वस्तु एक ही स्थिति यानी 1 सेकंड में वस्तु कहाँ थी 16 मीटर पे, 2 सेकंड में कहाँ थी 32 मीटर पे, 3 सेकंड में कहाँ थी 48 मीटर, चौथी सेकंड में कहाँ थी 64 मीटर पे, और 5वीं सेकंड में कहाँ थी 80 मीटर पे। ठीक है, यानी ये समय है और ये वस्तु की स्थिति है। ठीक है, अब हमने मान लिया हमसे कहा गया कि वस्तु ए से और बी तक, यानी प्रारंभ में वस्तु कहाँ पर थी ए पर थी और ए से बी तक जाती है, तो वस्तु का वेग ज्ञात कीजिए। तो हमने वेग वस्तु का ए से बी तक वेग ज्ञात करना है। तो वस्तु की प्रारंभिक स्थिति ए पर थी, ए पर समय कितना था 1 सेकंड, तो हमने प्रारंभिक समय लिख लिया 1 सेकंड। प्रारंभ में उसकी स्थिति कितनी थी 16 मीटर। ठीक है, मूल बिंदु से कितनी दूरी पर था वो 16 मीटर की दूरी पर था। फिर वस्तु की अंतिम स्थिति कहाँ है 80 मीटर पे, समय कितना था वहाँ पे 5 सेकंड। तो हमने सेम वस्तु की अंतिम स्थिति 80 मीटर एंड वस्तु का अंतिम समय 5 सेकंड। तो हमने वेग बराबर निकाल लिया विस्थापन बटे समय। विस्थापन कितना हुआ हमारा 64। ठीक है, 80 - 16 अपॉन 5 - 1, तो हमारा वेग निकल के आ गया 16 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब देखो अब क्या किया हमने कि हमने वस्तु ले ली कि हमारी वस्तु ए पे नहीं थी बी पे थी। अगर वस्तु आपकी बी पे मान लेते हैं, ठीक है, हमने मान लिया कि अब हमारी वस्तु कहाँ आ गई यहाँ आ गई। ठीक है, यहाँ नहीं थी, अब वस्तु की प्रारंभिक स्थिति थी यहाँ पे, इसको मान लेते हैं ई। ठीक है, अब इसमें देखो हमारी प्रारंभिक स्थिति वस्तु की यहाँ पे है। ठीक है, तो प्रारंभिक वस्तु कहाँ हो गई 2 सेकंड पे हो गई, तो प्रारंभिक समय कितना हो जाएगा 2 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, वस्तु की स्थिति कहाँ हो गई 32, यानी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति 32 मीटर पे हो गई, समय कितना हो गया 2 सेकंड। क्लियर हुआ। वस्तु की अंतिम स्थिति कहाँ है 80 मीटर पे, वस्तु का अंतिम समय कितना है 5 सेकंड। ठीक है, वेग निकालोगे आप तो वेग वही आ जाएगा, अंतिम स्थिति 80 माइनस प्रारंभिक स्थिति 32। ठीक है, 32 बटे 5 माइनस कितना 2 सेकंड। ठीक है, 2 सेकंड। तो देखो यहाँ पे 80 में से आप 32 घटाओगे तो कितना बचेगा 48 अपॉन 5 में से आप 2 घटाओगे तो कितना बचेगा 2, सॉरी 5 में से 2 घटाओगे आप 3 बचेगा, और 3 से अगर 48 को डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 16। हमें यहाँ से एक चीज़ पता चल रही है कि हमारा जो पॉइंट है कहीं पे भी तो वहाँ वेग कितना निकल रहा है हमारा 16 मीटर प्रति सेकंड। यानी हम ये कह सकते हैं कि वस्तु जो है वो हमारी एक समान वेग से गतिमान है। अब एक समान वेग यानी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक समान चाल, ठीक है, असमान चाल उसके बारे में बताया था। तो एक समान चाल की मैंने आपको परिभाषा क्या बताई थी कि अगर कोई गतिशील वस्तु या कोई गतिशील व्यक्ति समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे, ठीक है, समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे, तो ऐसी चाल को हम क्या बोलते हैं एक समान चाल। ठीक है, अब अगर वेग की बात हो रही है तो वहां जाएगा एक समान वेग। तो हम कह सकते हैं कि कोई गतिशील वस्तु समान समय अंतराल में अगर समान विस्थापन हो उसका, ठीक है, समान समय अंतराल में कैसा हो समान विस्थापन हो, तो वो एक समान वेग से गतिमान होगी। अब आप इसमें देखिए कि 0 से 1 सेकंड के बीच में वस्तु कहाँ तक पहुँचती है 16 मीटर तक। ठीक है, फिर 1 से 2 मीटर, सॉरी 1 से 2 सेकंड, यानी समय अंतर कितना हुआ 1 सेकंड का,
यानी 1 से अगर 2 सेकंड पे जाओगे तो समय अंतराल 1 सेकंड का होगा। यानी देखो पूरे ग्राफ में 1-1 सेकंड का समय अंतराल है, ठीक है। 1 सेकंड पे वस्तु कहाँ थी, 16 मीटर दूरी तय की। दूसरी सेकंड में वस्तु ने कितनी, 32 मीटर, ठीक है। तीसरी सेकंड में कितनी, 48, ठीक है। यानी तीसरी सेकंड की अगर इतनी दूरी निकालोगे तो इसमें से इसको घटा दोगे, ठीक है। अगर उसने तीसरी सेकंड में कितनी दूरी तय की, 48, ठीक है। और एक में कितनी की, 16, दूसरे में की 32, तो 32 यानी 48 में से अगर 32 घटा दोगे तो 16, यानी हर सेकंड वस्तु कितनी दूरी तय कर रही है, 16 मीटर। देखो कैसे, 0 से 1 में कितनी तय की, 16 मीटर, 1 से 2 में कितनी की, 32 मीटर, यानी यहाँ से कितनी, 16, 3 सेकंड में 16, 4 सेकंड में 16, 5 सेकंड में 16, यानी हर समय अंतराल में या हर समान समय अंतराल में वस्तु कितनी दूरी तय कर रही है, 16 मीटर। तो हम कह सकते हैं एक समान चाल से गतिमान है, अर्थात उसका विस्थापन भी समान है, तो हम कह सकते हैं एक समान वेग से गतिमान है, ठीक है। यानी वस्तु हमारी एक समान वेग से गतिमान है। क्लियर हुआ। अब ये चीज मुझे समझाने का एक पर्पस था आपका, वो बताता हूं क्या था। हम वेग बराबर लिखते हैं विस्थापन बट्टे समयांतराल, है ना, या समय, ठीक है। अब देखो हम त्रिभुज ए बी सी में, देखो आप त्रिभुज ए बी सी में, अगर हम त्रिभुज ए बी सी में मान लेते हैं ये थीटा है हमारा, ठीक है। तो हम tan थीटा बराबर क्या लिखेंगे, लंब BC बट्टे आधार AC, ठीक है। और BC क्या है हमारा, BC हमारा विस्थापन है ना, BC क्या है, विस्थापन, ठीक है। हमने बाई एक्सिस पे क्या ले रखा है, विस्थापन। AC क्या है हमारा, समय, एक्स एक्सिस पे क्या ले रखा है हमने, समय। तो ये क्या हो गया, विस्थापन बट्टे समय। अगर हमें कोई रेखा दे रखी होती है और किसी रेखा की हम प्रवणता कैसे निकालते हैं, अगर हमें किसी रेखा का समीकरण दे रखा है y बराबर mx प्लस सी, ठीक है, y बराबर mx प्लस सी, तो जहाँ m क्या है, प्रवणता है, ठीक है। और m बराबर हम क्या निकालते हैं, tan थीटा, यानी उस रेखा की प्रवणता हम निकालते हैं। तो m बराबर tan थीटा क्या होता है, ठीक है। यानी प्रवणता हमारे किसके बराबर होती है, tan थीटा के। तो देखो हमारा tan थीटा बराबर क्या है, तो हम tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, प्रवणता लिख सकते हैं, यानी स्लोप, ठीक है। यानी अगर देखो हमें ये सारी चीजें इतनी पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम यहां तक पहुंचने के लिए जो चीज मैंने समझाई थी वो इसी यहां तक, यानी इन चीजों को जो समझा रहा मैं आपको अभी, यहां तक पहुंचने के लिए वो चीज मैंने आपको समझाई, ठीक है। अब देखो इस समीकरण में tan थीटा बराबर हमने BC अपॉन AC निकाला, यानी BC विस्थापन, हम यहाँ से और यहाँ तक का विस्थापन निकाल लेंगे। अगर मान लेते हैं हमारी वस्तु यहाँ पे S1 पे थी और यहाँ S2 पे पहुंच गई, तो विस्थापन हमारा कितना होगा, ये ले यहाँ आ जाए, तो BC बराबर कितना होगा, S1 माइनस S2 या S2 माइनस S1 बट्टे AC कितना होगा, मान लेते हैं हमारा ये T1 था और ये T2 है, तो कितना होगा, T2 माइनस T1, ठीक है। तो tan थीटा बराबर, और tan थीटा क्या होती है, m, और m क्या होती है, प्रवणता, ठीक है। अगर हम किसी विस्थापन समय या बोल सकते हैं पोजीशन टाइम, यानी स्थिति समय ग्राफ की अगर हम ढाल निकाल लें, ढाल मतलब स्लोप निकाल लें, तो हमें क्या मिल जाएगा, उस वस्तु के वेग के बारे में पता चल जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ से अगर tan थीटा या प्रवणता निकाल ली, ठीक है, और जो हमारी प्रवणता है वो किसी के बराबर है वेग। देखो हमने tan थीटा बराबर BC अपॉन AC निकाला, ये हमारी प्रवणता निकल के आ गई, और BC अपॉन AC बराबर क्या है, S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1, अर्थात S2 माइनस S1 विस्थापन, T2 माइनस T1 समय, विस्थापन बट्टे समय अंतराल या समय किसके बराबर है, वेग के। तो m बराबर tan थीटा बराबर हम वेग लिख सकते हैं, यानी अगर हम किसी स्थिति समय ग्राफ का क्या निकाल लें, प्रवणता निकाल लें, तो हमें क्या मिल जाएगा, वेग मिल जाएगा। अब हम ये सारे झंझट नहीं निकालेंगे, सीधा अगर हमें इसका वेग के बारे में पता करना है
तो हर स्थान पे हम क्या निकाल लेंगे, इसकी प्रवणता निकाल लेंगे। देखो इस पॉइंट पे भी, इस पॉइंट पे भी, इस पॉइंट पे भी, यहाँ प्रत्येक पॉइंट पे हम क्या निकाल लेंगे, इसकी प्रवणता निकाल लेंगे। और इसकी प्रवणता निकालने के बाद क्या हो जाएगा, हमारा क्या आ जाएगा, वेग आ जाएगा। अब देखो हर स्थान पे या प्रत्येक बिंदु पे इसका जो डिस्प्लेसमेंट है, इसका जो विस्थापन है वो समान है, समयांतराल भी समान है, अर्थात हमारा वेग कैसा निकल के आएगा, समान। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो इस ग्राफ में जो वस्तु की स्थिति है, तो वस्तु हमारी कैसी है, एक समान वेग से गतिमान है। क्लियर हो? तो ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है। ये कभी कभी पूछा जाता है वेग विस्थापन। अगर हमें पोजीशन और समय ग्राफ यानी स्थिति समय ग्राफ दे रखा है, आपसे कहा जाएगा उसकी प्रवणता ज्ञात कीजिए, तो वो प्रवणता किसके बराबर होगी, वेग के बराबर होगी। या आपसे पूछा जाएगा स्थिति समय ग्राफ है और आप इसकी क्या ज्ञात कीजिए, वेग ज्ञात कीजिए, तो हम उस स्थिति समय ग्राफ की प्रवणता निकाल लेंगे, तो हमें उसका वेग पता चल जाएगा। अब देखो मैं आगे नेक्स्ट टॉपिक में आपको या नेक्स्ट आगे आपको कुछ स्थितियां पढ़ाने वाला हूं। उस स्थितियों में आप इस फॉर्मूले का यूज करके, यानी प्रवणता वाले या इस फॉर्मूले को यूज करके आप उन सभी स्थिति समय ग्राफ को सीधा यानी ऐसे यानी वर्बली आंसर दे सकते हो आप, ठीक है। उसको आपको कॉपी और पेन उठाने की जरूरत नहीं है, आप सीधा वर्बली आंसर दे सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट चलेंगे हम अपनी स्थितियों की तरफ। तो हमारी फर्स्ट स्थिति है इसकी, देखो ये है हमारा मूल बिंदु O और ये है हमारा समय, ठीक है, किसमें, सेकंड में, और ये हमारा विस्थापन किसमें, मीटर, ठीक है। और अगर कोई वस्तु है उसकी आपको स्थिति समय ग्राफ ये दे रखा है, ठीक है। पहला आपको स्थिति समय ग्राफ एक कंडीशन में ये दे रखा है, ये वस्तु का स्थिति समय ग्राफ है। अब आपसे पूछा जाए, बताइए जो वस्तु का वेग है वो कैसा है। तो वस्तु का वेग कैसा है ये बताने के लिए आप क्या करोगे, देखो ये समय है, अगर मान लेते हैं एक समय पे वस्तु कहाँ थी, s दूरी पर थी, यानी मान लेते हैं हमारा ये यहाँ पे t1 समय है, t1 समय पे वस्तु की स्थिति कहाँ है, s1। फिर समय बढ़ा, समय बढ़ने के बाद t2 हो गया, लेकिन वस्तु की स्थिति कहाँ पे है, s पर ही है। फिर क्या हुआ कि समय बढ़ के 3 सेकंड हो गया। चलो और थोड़ा एलेबोरेट कर देता हूँ मैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। और ये हमारा हो गया, ठीक है, ये s मान लेते हैं, यानी जो हमारा विस्थापन यहाँ s है और यहाँ 0 से, ठीक है। समय जब हमारा 1 सेकंड था तब हमारी वस्तु की स्थिति कहाँ थी, s पर थी, ठीक है। फिर हमारा समय बढ़ा, अब हम 2 सेकंड का, समय 2 सेकंड था तब भी हमारी वस्तु की स्थिति यहीं पे। फिर हम 3 सेकंड पे आ गए, वस्तु की स्थिति हमारी चेंज ही नहीं हो रही। इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, देखो ये समय जो ग्राफ आप जो स्थिति और समय ग्राफ आपको दे रखा है वो मेरे से, मुझे देखो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं अभी यहाँ खड़ा हूँ, ठीक है। 1 सेकंड हो गया, मेरी स्थिति अभी यहीं पे है, समय गुजरता गया, 2 सेकंड हो गया, मैं अभी भी यहीं पे खड़ा हूँ, यानी मेरी स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ, ठीक है। 3 सेकंड हुआ, मैं अभी भी यहीं पे खड़ा हूँ। सेम यही आपको ग्राफ में दिखाया गया है, ठीक है। यानी आपने क्या किया कि आप कॉलेज गए और कॉलेज जाके आपने क्या किया, अपनी गाड़ी को पार्किंग में लगा दिया, ठीक है। 1 घंटा हो गया, आपकी गाड़ी वहीं खड़ी हुई है। 2 घंटा हो गया, आपकी गाड़ी वहीं खड़ी हुई है। 3 घंटा हो गया, आपकी गाड़ी वहीं खड़ी हुई है। 4 घंटा हो गया, आपकी गाड़ी वहीं खड़ी हुई है। यानी ये एस क्या है, आपकी पार्किंग, ठीक है, यानी आपकी वस्तु पार्किंग में खड़ी हुई है। तो आप प्रैक्टिकली बता सकते हैं कि जो आपकी गाड़ी है वो कैसी है, विराम अवस्था में है, यानी गतिमान नहीं है। तो हम यहाँ से भी कह सकते हैं, ये तो मैंने आपको एक बताने से बता दिया। अब आप कहोगे कि सर नहीं, हमें फॉर्मूले से ज्ञात करना है कि हाँ ये विराम अवस्था में कैसे है। तो विराम अवस्था में निकालने के लिए हम अगर वेग निकालते हैं, वेग, तो वेग हम प्रवणता से भी निकालते हैं, ठीक है। प्रवणता का मतलब होता है tan थीटा, और tan थीटा बराबर कितना होना चाहिए, देखो tan थीटा बराबर क्या होता है, विस्थापन
बटे समय। ठीक है, ये तो हमारा tan थीटा हो गया। देखो प्रवणता क्या है, प्रवणता बताती है हमें ढाल। ठीक है, अब देखो इसमें आपको कोई ढाल दिख रहा है? अरे आप बोर्ड को देखो, बोर्ड की ये वाली लाइन ले लो आप। ठीक है, अब इस रेखा में आपको ढाल कितना है? ढाल कितना है? 0। यानी अगर आप tan थीटा बराबर 0 रखेंगे, tan थीटा बराबर कितना हो, tan थीटा की जगह 0 रखोगे तो tan थीटा का मान हो गया 0। ठीक है, तो वेग हमारा कितना आ गया 0। जैसे tan थीटा बराबर विस्थापन बट्टे समय, और प्रवणता tan थीटा क्या प्रवणता है, प्रवणता किसके बराबर होती है? वेग के। यही तो कहानी है, v बराबर tan थीटा बराबर विस्थापन बट्टे समय, जो मैंने आपको बताया था। देखो इसको भी भूल जाओ तो v बराबर क्या होता है? विस्थापन बट्टे समय। फिर मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर किसी स्थिति समय ग्राफ की अगर हम प्रवणता निकाल लेते हैं तो वो किसके बराबर आ जाती है? वेग के बराबर। तो अब इसको तो हमने वेग की क्या लिख ली? प्रवणता लिख ली। प्रवणता m बराबर tan थीटा होता है। ठीक है, तो ये हमारी प्रवणता हो गई। जब हम इसकी प्रवणता निकालते हैं तो हमें थीटा बराबर इसमें कितना दिख रहा है? 0। यानी एक सरल रेखा है। ठीक है, अब सरल रेखा का कोई ढाल है इसमें नहीं है, यानी अर्थात 0 है। तो वेग यहाँ से v बराबर थीटा की जगह 0 रखोगे तो tan थीटा tan 0 का मान कितना होता है? 0। तो v बराबर वेग हमारा कितना होगा? 0। ठीक है, एक तो हमें सीधा सीधा पता चल गया कि हमारी जो वस्तु है वो कैसी है? विरामावस्था में। ठीक, अब क्या कहते हैं, मुझे ये नहीं पता भाई, मैं प्रवणता के बारे में नहीं जानता, मैंने मैथ नहीं पढ़ा। ठीक है, ये प्रवणता के बारे में नहीं जानता, तो अब हम निकालेंगे विस्थापन बट्टे समय से। ठीक है, मैंने प्रवणता के बारे में नहीं पढ़ा, अर्थात मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ, प्रवणता के बारे में जानता ही नहीं हूँ। तो विस्थापन देखो, समय 1 सेकंड पे वस्तु कहाँ थी? S पे। 2 सेकंड पे कहाँ है? वस्तु S पे है। अगर हम O से और यहाँ 5 सेकंड यानी 0 से 5 सेकंड की स्थिति लेते हैं, ठीक है, तो हमारी 0 पे वस्तु कहाँ थी? S पे। यानी जब मैं कॉलेज गया और कॉलेज में मैंने जाकर पार्किंग में अपनी गाड़ी लगा दी, यानी मेरी गाड़ी पार्किंग में खड़ी हुई S पे थी। ठीक है, यानी 0 सेकंड पे कहाँ खड़ी कर दी मैंने? S पे। फिर 5 सेकंड का है, 5 घंटों का टाइम गुजर गया। ठीक है, और फिर मेरी जो गाड़ी है वो कहाँ है? पार्किंग में खड़ी है। तो विस्थापन हुआ कुछ नहीं हुआ, यानी S माइनस S बटे समय 5 माइनस 0 अर्थात 0/5 यानी 0। तो हमारा वेग कितना आ गया? 0। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि विस्थापन समय ग्राफ में अगर कोई जो हमारा समय का जो अक्ष है एक्स एक्सिस है उसके अगर कोई समांतर रेखा दे रखी हो तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी गाड़ी है या जो हमारी गतिशील वस्तु है वो कैसी है? अभी विरामावस्था में। ठीक है, नेक्स्ट हमने स्थिति ए के बारे में पढ़ा। अब देखो बोर्ड पे आपको 4 स्थितियां और दिखाई गई हैं, स्थिति बी, स्थिति सी, डी एंड ई। जो एक्स एक्सिस पे लिख रखा है वो हमारा समय किस में है? सेकंड में। और वाई एक्सिस पे क्या है? हमारा दूरी या स्थिति या विस्थापन, वो किस में ले रखा है हमने? मीटर में। ये एक हमारी स्थिति है, हम दूरी मान सकते हैं, हमारी दूरी है। ठीक है, वो हमने किस पे ले रखी है? वाई एक्सिस पे। अब चित्र बी में ध्यान, चित्र बी में क्या है कि इसे हम मान लेते हैं हमारा सी है। ठीक है, यानी यहाँ से यहाँ तक। अब इस ग्राफ में देखो आप, मैंने आपको बताया था कि अगर किसी स्थिति समय ग्राफ में हम अगर उसकी प्रवणता निकालते हैं, उसकी ढाल निकालते हैं, वो किसके बराबर होती है? वेग के बराबर होती है, जो कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया। अब आप अगर इसकी किसी भी बिंदु पर अगर इसका ढाल निकालते हैं तो आपको ऐसा नहीं लगता कि ये हर जगह बराबर आएगा? बराबर आएगा इसका मतलब क्या है कि नियत है। नियत है मतलब नियत वेग से गतिमान है। ठीक है, यानी कांस्टेंट आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि स्थिति बी में कोई हमारी वस्तु है वो कैसी है? एक नियत वेग से गतिमान है। कैसे वेग से? धनात्मक वेग से। क्यों? क्योंकि उसका वेग समय के साथ क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारी स्थिति बी है उसमें जो हमारी वस्तु है वो एक धनात्मक नियत वेग से गतिमान है। ठीक, अब स्थिति सी में आ जाओ। अब स्थिति सी में देखो कि जब 0 सेकंड था तो वस्तु की स्थिति कहाँ थी? टॉप पे थी। जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है वस्तु हमारी कहाँ आती जा रही है? नीचे आती जा रही है। और एक स्थिति ऐसी आती है, एक समय ऐसा आता है कि हमारी वस्तु है वो कहाँ आ जाती है?
बिल्कुल 0 पे, अर्थात विराम अवस्था में। ठीक है, अगर हम इसकी ढाल निकालते हैं, अगर आप इसकी ढाल निकालोगे तो आपको नहीं लगता कि ये हर जगह एक जैसी आएगी? तो हर जगह एक जैसी आएगी, मतलब जो हमारी ढाल है स्थिति समय ग्राफ की वो कैसी है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब ये है कि ये नियत है, यानी हमारी जो वस्तु है वो नियत वेग से गतिमान है। लेकिन वस्तु कहाँ आ रही है? नियत वेग से गतिमान होगी, कहाँ आ रही है? ब्रह्मावस्था में। अर्थात हम कह सकते हैं कि हमारी वस्तु नियत वेग से गतिमान तो है, लेकिन कैसे? ऋणात्मक वेग से। ठीक है, यानी जो हमारी वस्तु है वो ऋणात्मक और नियत वेग से गतिमान है। ठीक है, अब स्थिति डी पे आ जाओ। तो अब आपको ये समझ में आ रहा है कि प्रवणता पढ़ाने का मतलब क्या था, यानी प्रवणता बताने का मतलब यही था कि आपको अगर स्थिति समय ग्राफ दे रखे हो तो आप सिर्फ देख के ही बता सकते हो कि इस वस्तु का वेग क्या है, कहाँ नियत है, कहाँ पे घट रहा है, कहाँ पे बढ़ रहा है। ठीक है, आप इस वाले चित्र में आ जाओ तो देखो ओ की स्थिति कुछ समय यहाँ थी, तो हम इसकी अगर प्रवणता निकालें तो ये निकल के आएगी। ठीक है, फिर इस स्थिति पे मान लो यहाँ इसकी स्थिति यहाँ है। ठीक है, इस स्थिति पे आप आ जाओ यहाँ, आपको ऐसा नहीं लगता कि हर स्थिति पे इसकी प्रवणता बढ़ रही है, यानी इसका एंगल बढ़ रहा है? देखो यहाँ छोटा एंगल है, यहाँ फिर बड़ा, और यहाँ थोड़ा और बढ़ गया, आगे आप जाओगे तो थोड़ा और ज्यादा बढ़ जाएगा, है ना? यानी समय के साथ क्या है? परिवर्तित हो रहा है। यानी एक समय पे क्या था? ढाल कम थी, थोड़ा और समय बढ़ा, ढाल ज्यादा हो गई, ढाल ज्यादा हो गई मतलब वेग ज्यादा हो गया। ठीक है, वेग बराबर क्या होता है? v बराबर m बराबर, मैंने बताया था आपको, tan थीटा बराबर विस्थापन बट्टे समय, यानी वेग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? प्रवणता के। ठीक है, यानी प्रवणता ज्यादा होगी वेग ज्यादा होगा। ठीक है, प्रवणता 0 होगी वेग 0 होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ढाल, प्रवणता को बोलते हैं ढाल, तो ढाल कम है अर्थात वेग कम है, फिर ढाल ज्यादा हो गई अर्थात वेग बढ़ रहा है, फिर ढाल ज्यादा हो गई अर्थात वेग और बढ़ रहा है। समय के साथ ढाल बढ़ रही है, अर्थात इसका मतलब ये है कि हमारा वेग है, ठीक है, धनात्मक वेग से गतिमान है, लेकिन परिवर्ती धनात्मक वेग से। ठीक है, यानी समय के साथ कैसा हो रहा है? परिवर्तित हो रहा है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि वस्तु इसमें एक धनात्मक परिवर्ती वेग से गतिमान है। अब कंडीशन ई में आ जाओ। यहां देखो वस्तु 4 स्थितियां दे रखी हैं आपको, ओ ए बी बी सी एंड सी डी, इसको डी मान लेते हैं। ठीक है, अब अगर आप ओ से ए तक की कंडीशन में देखेंगे तो ओ से ए तक की कंडीशन में देखो सेम ये वाली कंडीशन, यानी ओ से ए तक क्या है कि इसकी ढाल बढ़ रही है। ढाल बढ़ रही है इसका मतलब ये कह सकते हैं कि ओ से ए तक वस्तु का वेग बढ़ रहा है। ठीक है, अब ए से बी तक देखो, जब ए से बी तक देखोगे आप तो ढाल कैसी हो रही है? कम हो रही है। तो ढाल कम हो रही है इसका मतलब क्या है कि ए से बी तक वस्तु का वेग क्या हो रहा है? घट रहा है। ठीक है, यानी ओ से ए तक वस्तु का वेग बढ़ रहा है क्योंकि ढाल कैसी है? हमारी पॉजिटिव आ रही है और ढाल बढ़ रही है, यानी प्रवणता बढ़ रही है। ए से बी तक वस्तु का वेग कैसा हो जाएगा? क्या है? ढाल नेगेटिव आ रही है यानी घट रहा है। ठीक है, बी पे अगर आपसे पूछा जाता है कि बी पे वस्तु का वेग बताइए तो बी पे हमारे वस्तु का वेग कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि ढाल कितनी होगी? 0। ठीक है, अब बी से सी तक देखो, बी से सी तक भी जो हमारी वस्तु है वो कहाँ है? देखो बी से सी तक भी क्या है? अगर आप ढाल निकालते हैं तो ढाल निकालोगे ये, ठीक है, तो ढाल हमारी क्या है? बी से सी तक। हम कह सकते हैं कि बी से सी तक भी हमारे वस्तु का वेग घट रहा है और सी से डी तक भी वस्तु का वेग घट रहा है। बी से सी तक भी घट रहा है, सी से डी तक भी घट रहा है। डी पे आके हमारा कैसा हो जाता है? वस्तु का वेग 0 हो जाता है। ठीक है, तो प्रवणता समझ में आई? प्रवणता का मतलब होता है ढाल, यानी कोई भी समीकरण दे रखा हो, ठीक है, और उसकी हमें अगर वेग निकालना हो तो हम उस समीकरण का क्या करते थे? 2 बार अवकलन कर देते थे, तो हमें क्या मिल जाती थी? प्रवणता, यानी ढाल, यानी क्या मिल जाता था? वो त्वरण मिलता था। सॉरी, अगर हमें किसी भी समीकरण से अगर हमें उसका वेग निकालना हो तो हम क्या करेंगे? दूरी के सापेक्ष एक बार क्या कर देंगे? उसका अवकलन कर देंगे तो हमें वेग मिल जाएगा। ठीक है,
और हमें कोई समीकरण दे रखा है y बराबर mx प्लस सी, जिसमें m क्या होती है, उसकी प्रवणता होती है, तो हमें उसे ढाल मिल जाएगा। ढाल मिल जाएगा तो हम उसके वेग के बारे में पता लगा सकते हैं कि ये हमारा जो वस्तु है वो किस वेग से गतिमान है। एक समान वेग से गतिमान है, परिवर्ती वेग से गतिमान है, ऋणात्मक वेग से गतिमान है, धनात्मक वेग से गतिमान है। ठीक है, नेक्स्ट। और जो नेक्स्ट है वो हम पढ़ेंगे वेग समय ग्राफ। अभी हमने किसके बारे में पढ़ा, स्थिति समय ग्राफ, और जो दूसरा है हमारा वो है सेकंड वेग समय ग्राफ। ठीक, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेग समय ग्राफ। ठीक है, हमने अब तक स्थिति समय ग्राफ के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे वेग समय ग्राफ के बारे में। तो आप चित्र में देखो O, ठीक है, क्या है, मूल बिंदु है। एक्स एक्सिस पे क्या ले रखा है हमने, समय ले रखा है, किसमें, सेकंड में। और वाई एक्सिस में अब हमने क्या ले रखा है, वेग ले रखा है, किसमें, मीटर प्रति सेकंड में। ठीक है, अब हमें कोई ग्राफ दे रखा है। ठीक है, ग्राफ दे रखा है, फिर पूछा है और फिर बताया कि वेग समय ग्राफ है, अब इसके बारे में हमें कुछ जानकारी दीजिए। ठीक है, तो हमें जानकारी बतानी है। ठीक है, तो हमें इसके बारे में जानकारी कैसे हासिल करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। देखो हमारे पास कोई ग्राफ था, हमने क्या किया कि उसकी एक ए स्थिति ले ली और एक बी स्थिति ले ली। ठीक है, यानी समय t1 पे इसकी स्थिति क्या थी, ए, और t2 पे इसकी स्थिति क्या थी, बी। अब मैंने आपको ये एक छायांकित भाग दिखा रखा है ना, इसका क्या रीजन है वो बताते हैं आप। ठीक है, वेग बराबर क्या होता था फॉर्मूला, वेग बराबर होता था विस्थापन बट्टे समय। ठीक है, अब अगर हमें विस्थापन बराबर निकालना तो हम विस्थापन बराबर क्या हो जाएगा, वेग इंटू समय। ठीक है, अब अगर मान लो t1 समय पे भी वेग कितना है, यहां मान लेते हैं हम इसका वेग कितना है, v है, v मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, तो t1 समय पे v था, t1 से t2 समय पे कितना है, v। वेग हम कितना है, v, और समय कितना है हमारा, t2 माइनस t1, यानी हम सिर्फ इतने ग्राफ की बात कर रहे हैं, इतने ग्राफ। ठीक है, तो वेग हमारा हो गया v, समय कितना हो गया हमारा t2 माइनस t1। तो विस्थापन बराबर निकल के आएगा v बराबर v इंटू t2 माइनस t1। विस्थापन हम s से डिनोट करते हैं, तो s बराबर आ गया v इंटू t2 माइनस t1। ठीक है, ये तो आप नॉर्मली निकाल सकते हैं, बट ये मैंने छायांकित क्यों कर रखा है, ये देखो t1 t2 एक लंबाई हो गई और ये एक चौड़ाई हो गई। अगर हम इसे मान लेते हैं एक आयत बनता है। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है हमारा, आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है, t2 माइनस t1। ठीक है, इंटू चौड़ाई कितनी है, यहां से यहां तक कितनी है, v। ठीक है, अब ये देखो हमारा कितना निकला है, s के बराबर। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर s बराबर कितना निकला हमारा, v इंटू t2 माइनस t1। ये लाइन मैंने आपको क्यों बताई, इसलिए कि हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि अगर आपको वेग और समय ग्राफ दे रखा है तो आप उस ग्राफ से कितना एरिया वो ग्राफ क्या कर रहा है, कवर कर रहा है, और उस छायांकित भाग का हम अगर क्षेत्रफल निकालें, यानी ये मेरा ग्राफ था। ठीक है, अब ग्राफ इतना एरिया कवर कर रहा है तो मैंने इस एरिया का क्या निकाल लिया, क्षेत्रफल निकाल लिया। तो वो क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, किसी गतिशील वस्तु द्वारा चली गई दूरी या किसी गतिशील वस्तु द्वारा विस्थापन। ठीक है, यानी कोई वस्तु है और वेग की जगह हम यहाँ चाल ले लें। ठीक है, v चाल से गतिमान है। ठीक है, जब v चाल से गतिमान है तो क्या हुआ कि चाल और समय में ग्राफ हो गया। चाल और समय में ग्राफ हो गया तो हम इस ग्राफ का क्या करें, अगर एरिया निकाल लें, क्षेत्रफल निकाल लें, तो वो क्या कहलाएगा, उस व्यक्ति द्वारा चली गई दूरी के बराबर होगा। ठीक है,
यानी उस व्यक्ति या वस्तु द्वारा चली गई दूरी के बराबर होगा। तो हमें ये पता चल गया कि अगर हमें वेग या चाल समय ग्राफ दे रखा है तो हम उस चाल या समय ग्राफ के द्वारा कवर होने वाला अगर एरिया निकाल लेते हैं, क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, तो वो किसके बराबर आ जाएगा, हमारा चली गई दूरी के बराबर आ जाएगा। ठीक है, देखो सीधा सा निकालना है, वेग बराबर विस्थापन बट्टे समय होता है। अब हमें किस किस में संबंध निकालना है, वेग और समय में। तो वेग और समय को हमने एक तरफ ले लिया, ठीक है, वेग और समय विस्थापन के बराबर हो गया। अगर यहाँ पे दो चाल होता तो चाल इंटू समय हो जाता, तो यहाँ पे दूरी आ जाती। ठीक है, दूरी और चाल हम एक ही समय में पढ़ रहे हैं, एक ही साथ पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो v वेग हमारा कितना है, v है। ठीक है, अब हमारा समय कितना है, इतना समय है। ठीक है, तो t2 माइनस t1 इतना समय है, यानी ये t2 हो गया, ये t1 हो गया। देखो ये दूरी यहाँ से यहाँ तक t2 दे रखी है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक t1 दे रखी है। आपको चाहिए कितनी, इतनी, इसमें से इसको घटा देंगे तो हमारा t2 माइनस t1 ये आ गया। ठीक है, और ये हमारा क्या बन रहा है, एक आयत बन रहा है। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई से निकालते हैं। तो लंबाई कितनी होगी, t2 माइनस t1 इंटू चौड़ाई कितनी है, v, ये v रख दिया। तो आयत का क्षेत्रफल हमारा इतना आ गया। अब जो आयत का क्षेत्रफल आया है वो किसके बराबर है, विस्थापन या दूरी के बराबर है। ठीक है, तो हमारा यानी हम कह सकते हैं कि किसी वेग और समय में या चाल और समय में जो ग्राफ बनता है उसका अगर हम कवर्ड एरिया निकाल लेते हैं, घिरा हुआ क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, तो वो किसके बराबर होता है, दूरी के बराबर होता है। किसके, दूरी के या विस्थापन के बराबर होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, ये आपको समय दे रखा है, ठीक है, सेकंड में, और ये आपका वेग दे रखा है किसमें, मीटर प्रति सेकंड में। ठीक, और आपको ये एक ग्राफ दे रखा है। ठीक है, अब इस ग्राफ की स्थिति के बारे में पता करो। मान लेते हैं एक ए बिंदु है, ठीक है, यहाँ पे इसका जो समय है वो t1 है। ठीक है, और इसका वेग मान लेते हैं u है। ठीक, और ये है इसकी स्थिति b। ठीक है, यहाँ इसका जो समय है वो कितना है, t2 है, और ये कितना है, v। ठीक है, यानी एक ग्राफ दे रखा है हमें। ठीक है, और इस ग्राफ के बारे में अब देखो आप क्या करो, या तो आप यहाँ से इस त्रिभुज को ले लो या फिर एक यहाँ से इस रेखा को आगे बढ़ा दो। ठीक है, जब आपने इस रेखा को आगे बढ़ाया तो आप देखो ये आपके पास त्रिभुज बन गया, इसको हम मान लेते हैं सी से। ठीक है, तो आपके पास एक त्रिभुज बन गया ABC। अब इस त्रिभुज में आप tan थीटा लगाओ, मान लेते हैं ये tan थीटा है। ठीक है, तो tan थीटा बराबर लगाओ, लंब कितना हो गया BC बट्टे आधार कितना हो गया AC। BC बराबर कितना है, देखो यहां से यहां तक कितना दे रखा है B। ठीक है, देखो BC बराबर अगर आप लिखोगे तो हम इसको मान लेते हैं E मान लेते हैं। ठीक है, तो BC बराबर आप अगर लिखोगे तो आप लिख सकते हो EB माइनस EC, EB माइनस EC, यानी ये पूरी दूरी में से अगर इतनी सी दूरी घटा दें तो ये निकल के आ जाएगा बट्टे AC बराबर इतना। ठीक है, टोटल कितना है T2, इतना T1, तो कितना हो जाएगा T2 माइनस T1। ठीक है, अब देखो EB कितना दे रखा है आपको V माइनस EC कितना दे रखा है U अपॉन T2 माइनस T1। ठीक है, अगर आप V और U ना मानो, आप इसको मान लो V1 है और इसको मान लो आप V2 है। ठीक है, तो रख दो, तो हो जाएगा V2 माइनस V1 अपॉन T2 माइनस T1। ये क्या हो गया आपका डेल्टा V हो गया, ये क्या हो गया डेल्टा T हो गया। ठीक है, tan थीटा बराबर क्या हो गया, डेल्टा V अपॉन डेल्टा T। tan थीटा बराबर क्या निकल के आ गया, tan थीटा बराबर निकल के आ गया हमारा डेल्टा V अपॉन डेल्टा T।
और डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी मैंने आपको त्वरण वाले चैप्टर में बताया था। तो वेग परिवर्तन की समय दर को हम क्या बोलते हैं? त्वरण बोलते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ से क्या समझ में आया? हमें यहाँ से ये चीज़ समझ में आई कि अगर हमें कोई समय और वेग में ग्राफ दे रखा है तो हम उसका अगर एरिया निकाल लेते हैं तो हमें उस वस्तु द्वारा चली गई दूरी या उस वस्तु का विस्थापन पता चल जाता है। अगर हमें वेग और समय ग्राफ दे रखा है और अगर हम उस क्या बोलते हैं ग्राफ की ढाल प्रवणता, अगर हम ढाल निकाल लेते हैं तो ढाल हमें क्या देती है? त्वरण देती है। ठीक है, अब देखो इसकी ढाल क्या है, कैसे आएगी? पॉजिटिव। देखो किसी यहाँ बिंदु पे ली हमने, ये इस बिंदु पे ले लो, ये इस बिंदु पे ले लो, ये। ठीक है, हमेशा कैसे आ रही है? नियत आ रही है। और कैसे आ रही है? धनात्मक। तो हमारा त्वरण कैसा हो गया? धनात्मक। जब त्वरण धनात्मक है तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो वस्तु है वो कैसी है? धनात्मक त्वरण से त्वरित हो रही है। ठीक है, अब अगर त्वरण ऋणात्मक आता है तो हम कह सकते हैं कि हमारी वस्तु है, अगर मान लो है tan थीटा या माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी या त्वरण। ठीक है, त्वरण को हम किससे डिनोट करते हैं? ए से। ए अगर नेगेटिव आता है इसका मतलब ये है कि हमारी जो वस्तु है वो एक नियत त्वरण से क्या हो रही है? मंदित हो रही है। ठीक, डी एक्सेलरेट हो रही है। ठीक है, एक्सेलरेशन का मतलब होता है त्वरण, यानी एक्सेलरेट होना, त्वरित होना। ठीक है, जैसे कि आप अपनी गाड़ी के एक्सीलरेटर को एकदम खींच देते हो। एक्सीलरेटर का मतलब क्या है कि वस्तु को हमें या हमने अपनी गाड़ी को क्या कर दिया? एक नियत वेग से त्वरित करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो अगर ये ए का मान पॉजिटिव आता है अर्थात हमारी वस्तु एक्सेलरेट हो रही है। ठीक है, नेगेटिव आता है मतलब डी एक्सेलरेट हो रही है अर्थात मंदित हो रही है, यानी वस्तु हमारी धीमी हो रही है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये तो हमारी वेग और समय ग्राफ की बात हुई। यानी देखो हमने पढ़ा स्थिति समय ग्राफ में कि अगर हम स्थिति समय ग्राफ की ढाल निकालते हैं डी एस अपॉन डी टी किसके बराबर हो जाती थी? वेग के। तो हमें वहां से वेग पता चलता था। अगर हम डी वी अपॉन डी टी या डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी निकालते हैं तो क्या होता है? त्वरण। यानी इसकी अगर हम वेग और समय ग्राफ की अगर हम ढाल निकालेंगे, प्रवणता निकालेंगे तो वो किसके बराबर होगी? त्वरण के बराबर होगी। तो हमें ये पता चल गया कि अगर हमें वेग और समय ग्राफ दे रखा है और अगर हमें उस क्या पूछा जाए त्वरण पूछा जाए तो हम उसकी प्रवणता या उसकी ढाल निकाल देंगे, tan थीटा बराबर निकाल देंगे। किसके बराबर आ जाएगा? हमारे त्वरण के बराबर आ जाएगा। ठीक है, और अगर हम इससे जो ग्राफ है, अब देखो ये ग्राफ है। ठीक है, और इससे जो कवर्ड एरिया है वो ये है ना, ये। और अगर इस एरिया का हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो वो किसके बराबर आ जाएगा? इस गतिशील वस्तु द्वारा चली गई कुल दूरी का, या कुल दूरी या कुल विस्थापन। ठीक है, तो हमें दो चीजें पता चली, एक तो इसके एरिया अगर हम निकाल लेते हैं तो हमें कुल दूरी प्राप्त हो जाती है या कुल विस्थापन प्राप्त हो जाता है, और अगर इसकी प्रवणता निकाल लेते हैं तो हमें उस वस्तु का त्वरण प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो इन चीजों का प्रयोग आपको क्वेश्चंस में समझ में आएगा। ठीक है, जब मैं आपको इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स के बारे में पढ़ाऊंगा तब आपको एकदम चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। अब हमारा थर्ड हम पढ़ेंगे त्वरण और समय ग्राफ के बारे में। तो थर्ड है हमारा वो है त्वरण समय ग्राफ। त्वरण समय ग्राफ, तो त्वरण समय ग्राफ में देखो ये हमारा ओ एक्स एक्सिस पे हमने ले लिया समय। ठीक है, किसमें? सेकंड में। और वाई एक्सिस पे ले लिया हमने त्वरण, किसमें? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब यहां ये हमारा कोई ग्राफ है। ठीक है, जिसकी स्थिति क्या है? ए, यानी त्वरण को हम किससे डिनोट करते हैं? ए से। ठीक है, तो देखो t1 समय और ये हो गया हमारा t2। क्लियर हुआ? t1 और t2 अगर हम ये निकालेंगे तो हमारा कितना निकलेगा? डेल्टा t बराबर कितना निकलेगा? t2 माइनस t1। ठीक है, अब देखो त्वरण बराबर हमारा फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। हमें ग्राफ किस किस के बारे में पढ़ना है? त्वरण और समय के बारे में। तो हम डेल्टा v बराबर क्या लिख लेंगे? त्वरण इंटू डेल्टा t। ठीक है, क्लियर हो?
अब देखो त्वरण और समय ग्राफ अगर आपको दे रखा है और त्वरण और समय ग्राफ का हमें हम अगर इसका छायांकित भाग का एरिया निकालें, ठीक है, तो मैं क्या मान लेता हूँ, एक आयत है, तो आयत का क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है हमारी, डेल्टा टी, ठीक है, इनटू चौड़ाई कितनी है हमारी, ए, तो डेल्टा टी इंटू ए, डेल्टा टी इंटू ए त्वरण ये किसके बराबर हमारे, डेल्टा बी के। तो हम लिख सकते हैं आयत का क्षेत्रफल बराबर डेल्टा बी बराबर डेल्टा टी इंटू ए। कहने का मतलब ये है कि अगर त्वरण और समय ग्राफ आपको दे रखा है तो आप उस ग्राफ से कवर्ड एरिया का अगर क्षेत्रफल निकाल लेते हैं तो वो आपको क्या देगा, वेग परिवर्तन देगा। क्या देगा, वेग परिवर्तन देगा, ठीक है। तो तीन चीजें हैं जो हमें ध्यान देनी है। जब हमने स्थिति समय ग्राफ पढ़ा तो हमने उसकी प्रवणता निकाली तो वो हमें क्या देता था, वेग देता था, ठीक है। फिर हमने वेग और समय ग्राफ पढ़ा, तो वेग और समय ग्राफ में हमने क्या किया, वेग और समय के जो छायांकन मतलब कवर्ड एरिया था उसका हमें क्षेत्रफल निकाला था, वो हमें क्या देता था, डिस्टेंस देता था, ठीक है, दूरी देता था या विस्थापन देता था। और अगर हम वेग और समय ग्राफ की प्रवणता निकालते थे, ठीक है, या ढाल निकालते थे तो वो हमें क्या देता था, त्वरण देता था। क्लियर हुआ। थर्ड, जब हमने त्वरण और समय के बारे में जब ग्राफ पढ़ा तो त्वरण और समय के ग्राफ में जो ग्राफ होता है उससे कवर्ड जो एरिया अगर हम निकालें तो हमें क्या देता है, वेग परिवर्तन देता है। क्लियर हुआ। तो यहाँ ऐसे हमारे चैप्टर के ग्राफ के बारे की जो नॉलेज थी और त्वरण जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में जो 2 टॉपिक छोड़ दिए थे, त्वरण और ग्राफ, वो कवर हो गए, ठीक है। अब नेक्स्ट में हम इन ग्राफ का और इन चीज़ों का जो डेल्टा बी और बी और ये सारी चीज़ें मैंने जो आपको पढ़ाई हैं उनका यूज़ करके कुछ फॉर्मूले हैं, ठीक है, उन फॉर्मूलों को कैसे निकालेंगे, ठीक है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। और नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ इस यानी जो मैंने आपको ग्राफ्स बताए हैं, ग्राफ्स पे आपको कुछ न्यूमेरिकल्स भी बताऊंगा, ठीक है। तो आपको क्लियर होगा कि जो हमने ग्राफ्स पढ़े थे उनका यूज़ हम क्वेश्चंस में कैसे करते हैं, ठीक है, और क्वेश्चन ग्राफ का यूज करके कैसे बनाया जाता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।